तो बच्चे हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। आज हम इसके दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो एग्जांपल नंबर 8.1 होगा और 8.2 होगा एनसीईआरटी का, ठीक है ना। वही एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये एग्जांपल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, तो उसके न्यूमेरिकल करने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके पास जो भी है आपके दिमाग में जो है थ्योरेटिकल वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करने सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना वो और स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए हम न्यूमेरिकल बार बार करते हैं और देखते रहते हैं। इसलिए आज हम दो एग्जाम्पल करेंगे। एक एग्जाम्पल होगा 8.1 और एक एग्जाम्पल होगा 8.2 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास 12 फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.1 क्या बोल रहा है? A plane electromagnetic wave is moving with 25 मेगाहर्ट्ज in plus x डायरेक्शन। बोले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो x डायरेक्शन में चल रही है और उसका जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना वो दे रखा है 25 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो भी आपको दी होती हैं पहले आप उसको लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी मैंने म्यू से डिनोट की थी, जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक पढ़ाया होगा तो म्यू से डिनोट की, कितनी देर की? 25 मेगाहर्ट्ज देर की है। अब मेगाहर्ट्ज को आप अच्छे समझते हैं कि मेगा को आप 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, वो हर्ट्ज से क्या हो जाएगा? हर्ट्ज में चेंज आएगा। मेगाहर्ट्ज किसमें चेंज हो गया? हर्ट्ज में चेंज हो गया 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। अच्छा एक चीज और आपको बताता हूँ, हर्ट्ज यहाँ पे हमने नाम भी पढ़ा था इस चैप्टर में, कहीं पे नाम आया था। हर्ट्ज ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस का एक्सपेरिमेंटल सेटअप यानी कि एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन किया था। हर्ट्ज ने 1885 में, मैंने आपको बताया भी था, हर्ट्ज ने 1885 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस का एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेशन किया, यानी कि उन्होंने प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज ने, इसलिए उनका जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। बोला जो ये वेव है ना ये एक्स डायरेक्शन में क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एक्स डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि आप इस तरीके से इस तरफ से वी, इस तरफ को वी लिख सकते हैं ऐसे। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, यानी कि ईएम वेव, ईएम वेव लिख दो। ये वी जो है ईएम वेव का वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपको बता चुका हूं। तो ये ईएम वेव इस तरफ को जा रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द स्पेस इज इक्वल टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एट एनी पॉइंट बोला कितना दे रखा है? 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। और देखो देखो क्या बोला इसने? जे कैप बोला है ना, तो जे कैप से आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी। जे कैप से आपको क्या बात समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये वाई डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आप बना देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इस तरफ ये लिख देंगे आप, ठीक है। अब देखो थर्ड डायरेक्शन जो बचेगी, आपको पता है एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो थर्ड डायरेक्शन है, थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वहां ईएम वेव जनरेट कर रही होती है, ईएम वेव प्रोपेगेट कर रही होती है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में, ईएम वेव इधर जा रही है किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो सीधी सीधी सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां निकल के आ जाएगा आपके पास? वो जेड डायरेक्शन में निकल के आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ये तो आपको समझ में आ गई। डायरेक्शन तो बहुत आसान है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में समझना। अगर क्या कहते हैं एक एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही, तो जो तीसरी एक्सिस बचेगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये फिर ऐसे समझो, एक एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, जो तीसरी एक्सिस बचेगी उसमें ईएम वेव का प्रोपेगेशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देना आपको, आपके पास बोला फाइंड बी एट द सेम पॉइंट। क्या निकालना है आपको? बी निकालना है एट द सेम पॉइंट। और आप अच्छे जानते हैं, अभी मैंने आपको एक बात बताई होगी, फॉर्मूला बताया होगा, बी इक्वल टू ई अपॉन सी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी बराबर क्या होता है? ई अपॉन सी। मैंने आपको V0 E0 लिखाया था, लेकिन आप बी बराबर ई अपॉन सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला वहां पे आसानी से बन सकता है। अब यहाँ पे ई का फॉर्मूला रखो, तो आप केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म सॉल्व करो। क्या करो? सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म सॉल्व करो। ई की वैल्यू आपने रखी कितनी? 6.3, ठीक है। और अपॉन सी की वैल्यू रख दो। सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको दिखा दिया ना, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लगा दो के कैप, और इसको सॉल्व कर दो, और आपके पास यहाँ पे वेक्टर लगा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो वेक्टर बी बराबर, पहले तो मैग्नीट्यूड फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, और फिर उसके बाद के भी लगा सकते हैं। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2.1 × 10⁻⁻8 के कैप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लस जेड डायरेक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये देखो 8 पॉइंट वाला जो न्यूमेरिकल है कितना आसान है। तो ये इतना कुछ था नहीं इस न्यूमेरिकल में। आप एक चीज और लिख सकते हैं, देखो इसके पीछे आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो टेस्ला होती है ना, इसलिए आपको उसकी यूनिट लिखनी भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, ऐसा इसमें कुछ था भी नहीं। और मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी समझ में आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करते हैं। 8.2 द मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बी इक्वल टू दिस। देखो बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, आपको याद रखनी है सारी वैल्यू। याद क्या कहते हैं, आपने ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, मतलब ऐसे ये लिख दिया। ये टी तो टेस्ला है ना, इसलिए इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है टी को, क्योंकि तो यूनिट दे दी उसने। तो ये हो गया साइन 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11
टी और ये कर दिया आपने ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से बी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है। और आपको इसको कंपेयर करना है। देखो जो सारी चीजें निकालनी है तो बात की बात है, क्या क्या निकालना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब तो हम निकाल ही देंगे। लेकिन पहले जो हमें इसको ना एक इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन होगी, अगर आपको याद होगा तो बी बराबर आपके पास होता है बी जीरो और होता है साइन और होता है वो के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस तरीके से वैल्यू आपको अगर याद होगी तो ये निकल के आती है और यही वहां पे इस तरीके का फॉर्मूला था। देखो यहाँ पे प्लस है, देखो है ना, यहाँ पे प्लस है, ये तो इक्वेशन माइनस वाली है। लेकिन प्लस वाली इक्वेशन अगर आपको बनानी है कि प्लस वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, हम उसको भी बना के देख लेते हैं, उसको बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या इक्वेशन थी प्लस वाली भी, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो हम देखो इसको कंपैरिजन करते हैं। इस इक्वेशन को हम बी वाली जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसको हम इस इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करने से देखो बी जीरो की वैल्यू आपको दिख रही होगी कितनी आ गई, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। ये तो बी जीरो की वैल्यू निकल गई। हमें क्या क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। देखो के एक्स बराबर ये दे रखा है, देखो इसको कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू आपको दिख रही होगी 0.5 × 10⁻3। सिंपल सी बात है। अब आपको यहाँ पे सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले एक वैल्यू और रखते हैं, ये वाली वैल्यू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी देखिए, देखो 1.5 × 10⁻11। ये सारी वैल्यू आपके पास दे दी है। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकाल दो, अब वेवलेंथ भी निकाल दो, जो जो बोल रहा है वो निकाल दो। अच्छा देखो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको याद होगा के की वैल्यू वेव नंबर होता है, इसकी वैल्यू 2π/λ मैंने आपको बताई होगी। इस तरीके से निकल के आ जाएगी। यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 2π/0.5 × 10⁻3। और ये जो लैम्डा आएगा ना, लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा। आपको ध्यान रखना है, जो भी आप इसे सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू रख देना 3.14 या 22/7 और उसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं तो आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर भी सकते हैं। देखो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 रख के इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया कैलकुलेशन थोड़ी सी, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो ओमेगा का फॉर्मूला 2π होता है। मतलब वैसे तो हम 2πf लिखते हुए आए आज तक, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, यहाँ पे म्यू से डिनोट कर रखा, तो आप भी म्यू से डिनोट कर लो, 2π होता है। ठीक है। और इक्वल टू क्या हो गया 1.5 × 10⁻11। आपको म्यू फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1.5 × 10⁻11 और ये 2π नीचे आ जाएगा। और बाकी जो यहाँ पे कटेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो निकल के आएगी, जो भी निकल के आप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करके, तो जो भी निकल आएगी उसके पीछे आप इस तरीके से हर्ट्ज लगा देंगे। ठीक है ना। तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, जिसका आंसर आ रहा है ना अप्रोक्सीमेट निकल के, वो निकल के आ रहा है आपके पास 23.9 गीगाहर्ट्ज। ठीक है ना, याद रखना गीगाहर्ट्ज निकल के आ रहा है 23.9 गीगाहर्ट्ज। अब गीगाहर्ट्ज में 10 की कितनी पावर होती है, ये भी मैंने आपके लिए रिमेनिंग छोड़ दिया है। कुछ चीजें आपको खुद से समझनी होंगी, आप इनको देखना जरूर होगा। आगे चलते हैं। देखो एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी तो एक्सप्रेशन निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन बनती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम उसका फॉर्मूला इजीली लिख देंगे। देखो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है E बराबर E0 और साइन kx माइनस ओमेगा टी, यही तो होती है kx माइनस ओमेगा टी। तो वही तो लिखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो देखो E0 कहां से कैलकुलेट होगा, B0 आपके पास दे रखा था ना, B0 की वैल्यू तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है B0 की वैल्यू 2 × 10⁻7 टेस्ला थी। तो सारी बात याद रखनी है -7 टेस्ला। इस तरीके से कहीं पर अगर मैंने गलती से प्लस लगा दिया हो तो उसको आप सही कर सकते हैं, नहीं ठीक है -7 टेस्ला। ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे रखनी है B0 की। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि E0 बराबर जो था वो B0 × C था, क्योंकि हमने वहां पे कैलकुलेट किया था, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक पढ़ा था कि E0 बराबर B0 × C होता है। तो आप क्या करो, यहाँ पे E0 की वैल्यू निकाल दो पहले। तो B0 की वैल्यू रख दो यहाँ पे से उठा के, यहाँ 2 × 10⁻⁷ हो गया। इस C की वैल्यू रख दो 3 × 10⁸ होता है। सॉल्व कर दो, 3 × 2 = 6 और ये 10⁻⁻7 + 1 क्या -7 और +8। ये देखो 10 की पावर से सॉल्व होंगी ना, -7 + 8 तो 10 की पावर +1 बच जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा कुल मिला के। E0 की वैल्यू आ गई 60। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी जानते हैं, यूनिट भी जानते हैं, न्यूटन पर कूलम, या फिर शायद एक यूनिट और आप जानते हैं वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से इसका यूनिट निकल के आ जाएगा। सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ ये वैल्यू पुट कर दो। देखो E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बनाना था हमें, तो E बराबर E0 60 आ गया। साइन को ऐसे रहने दो और K की वैल्यू तो जो पहले थी वही तो होगी। K की वैल्यू थोड़ी हो जाएगी चेंज। K की वैल्यू कितनी थी 0.5 × 10⁻3। तो जो वैल्यू वहां पे थी वो तो आपको लिखनी पड़ेगी वैसी। और इसके साथ x भी मल्टीप्लाई में था और माइनस लिख देंगे आप। माइनस बराबर क्या था 1। देखो इस क्वेश्चन में ना हमारे पास प्लस था तो हम प्लस लिखेंगे ना, एक्चुअल में तो फॉर्मूले में माइनस होता है, लेकिन क्वेश्चन में प्लस है तो आप प्लस लिखते हुए चले जाएंगे। प्लस हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे ओमेगा की वैल्यू भी दे रखी है आपके पास क्वेश्चन में ही। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाली आप इक्वेशन ध्यान से देखो, वहीं पे वैल्यू दे रखी है किसकी, इसकी ओमेगा की 1.5 × 10⁻11 और इसके साथ जो है मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है आपके पास, टाइम दे रखा है। और इसको इस तरीके से बंद कर दो और ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइनसॉइडल फॉर्म है ना, वो हमने यहाँ पे बना के रख दिया।
तो इस तरीके से आपके पास 8.2 का एग्जांपल था। इसमें लैम्डा किस तरीके से कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी म्यू किस तरीके से निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन किस तरीके से निकालना है, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू।